तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपसे बोला था कुछ अलग टाइप की वैरायटी आप लोग कराऊंगा क्वेश्चंस की। 2-3 क्वेश्चन हम कुछ अलग टाइप के करते हैं आज। उसके बाद में हम कैपेसिटेंस आज स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यू टॉपिक है कैपेसिटेंस, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये 3 प्लेट्स दी हुई हैं। ये 1 प्लेट है, ये 2 प्लेट है और ये 3rd प्लेट है। 3 प्लेट्स हैं। इस प्लेट पे चार्ज है बेटा -Q, इस पर है 3Q और इस वाली प्लेट पे है Q चार्ज, ठीक है ना। और अपने को ये पता करना है कि ये जो प्लेटें हैं इनकी सभी सरफेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अगर इनको पास पास रख दिया जाए तो, ठीक है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ, आप चाहो तो सुन के नोट भी कर सकते हो। फिगर शोज 3 लार्ज मेटलिक प्लेट्स with charges -Q, 3Q and Q respectively. Determine the final charges on all the surfaces. ठीक है, सभी surfaces पर ये और ये तीनों की तीनों क्या हैं? ये तीनों है मेटलिक प्लेट्स। ये तीनों है बेटा मेटलिक प्लेट्स। ये भी मेटलिक प्लेट, ये भी मेटलिक प्लेट और ये भी मेटलिक प्लेट। अब इसमें बेटा ट्रिक ये है, जैसे कि ये प्लेट होती है तो प्लेट को अपन ने चार्ज दिया तो इसके इस वाली सरफेस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस वाले पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या क्या होगा, वो अपने से पूछा है उसने, ठीक है ना। तो एक बात सुनो, इसकी ट्रिक ये है बेटा, 2 मेथड है इसके, मैं तो एक ही बताऊंगा। कभी क्वेश्चन आता तो अपना तो काम होना चाहिए कम टाइम में, है ना। देखो बेटा, पहले तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस पर नेट चार्ज कितना है, -Q + 3Q + Q, है ना। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो। जो चार्ज आएगा वो चार्ज ये कॉर्नर वाली जो प्लेट्स होती हैं उनके आउटर सरफेस पे होगा। मतलब ये जो चार्ज आएगा, जैसे कि मैं अभी चार्ज निकालूं तो क्या करूंगा, देखो बेटा, -Q + 3Q + Q डिवाइडेड बाय 2 करूं तो कितना है, Q से तो Q कैंसिल हो गया, ये आया 3Q/2। अब ये जो 3Q/2 चार्ज है ये इसकी आउटर सरफेस पे जाएगा, इसकी आउटर सरफेस पे जाएगा, दोनों साइड। तो देखो अपन बनाते हैं। अब ये वाली सरफेस है हमारे पास, ये फर्स्ट वाली प्लेट है ना, इनको नाम भी दे देते हैं चाहो तो। ये A प्लेट है, ये है बेटा B प्लेट और ये है C प्लेट, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि ये A प्लेट है, ये B प्लेट है और ये C प्लेट है। ये B प्लेट और ये रही C प्लेट, ठीक है ना। अब इस पे चार्ज कितना है, 3Q/2, है ना, प्लस का है ये, +3Q/2। तो देखो इस पे चार्ज कितना था बेटा, पहले इस पे चार्ज था -Q, इस पे चार्ज है 3Q और इस पे चार्ज है Q। ये प्लेट है A, ये है B और ये है C। तो ये जो प्लेट है बेटा, ये प्लेट के आउटर सरफेस पे इतना चार्ज आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा +3Q/2 और इस पे आएगा +3Q/2। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितनी भी सभी प्लेट्स होती हैं उन पे जो चार्ज होता है उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो। उसके बाद जो चार्ज आता है वो चार्ज ये जो प्लेट्स हैं इनकी आउटर सरफेस पे, मतलब कॉर्नर वाली जो प्लेट्स हैं इनके आउटर सरफेस पे आ जाता है। तो इस पे आया 3Q/2, इस पे आया 3Q/2, ठीक है। अब देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे, देखो जरा। अब इस वाली प्लेट पे तो बेटा Q चार्ज और यहाँ है +3Q/2। तो अपन इसमें इस वाली सरफेस पे कितना लिखें ताकि यहाँ Q आ जाए नेट। तो देखो ये है 1.5Q, कितना है बेटा 1.5Q। अगर मैं इसमें कर दूं -Q/2 तो +3/2 में से -Q/2 गया तो क्या ये प्लस का Q आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है बेटा -Q। आप कंफर्म करके देख लो, 3Q/2 -Q/2 करोगे तो कितना आएगा बेटा 2Q/2 मतलब Q। तो मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब एक बात और ध्यान रखो, अभी अपन कैपेसिटर में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस प्लेट पे जितना चार्ज होता है उतना ही इस पे भी होता है, लेकिन अपोजिट होता है अंदर वाली सरफेस पे। मतलब इसके अंदर वाली सरफेस पे जितना चार्ज होगा उतना ही इसके अंदर वाली सरफेस पे होगा, लेकिन अपोजिट नेचर का होगा। ऐसे ही इस सरफेस पे जितना चार्ज है उतना ही इस पे होगा, लेकिन अपोजिट नेचर का होगा। तो यहाँ पे -Q/2 है तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा +Q/2, ठीक है। अब इस वाली प्लेट पर टोटल चार्ज तो 3Q है,
इसमें से इस वाली जो फेस है इसमें Q/2 है तो क्या करें इधर कितना होना चाहिए Q/2 प्लस करें 5Q/2 तो कितना हो जाएगा 6Q/2 6Q/2 मतलब 3Q तो हो जाएगा प्लस का 5Q/2 तो इस वाली सरफेस पे आया Q/2 इस वाली सरफेस पे आया प्लस 5Q/2 दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा 6Q/2 मतलब 3Q मतलब सही है। अब इस पे प्लस 5Q/2 है तो इस पे कितना होगा बेटा माइनस 5Q/2 इन दोनों पे इक्वल सेम नेचर अपोजिट नेचर के होते हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होता है अपोजिट नेचर के होते हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होता है समझे कि नहीं समझे तो ये हो गया बेटा। अब इन दोनों को भी ऐड करो देखो माइनस क्यू आएगा देखो माइनस 5Q/2 में से 3Q/2 गया कितना बचा माइनस 2Q/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा देखो माइनस Q बचा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा ठीक है ना। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया इस पे इतना इस पे इतना इस पे इतना इस पे इतना ऐसा ठीक है। इसको नोट कर लो एक क्वेश्चन और कराता हूँ उसमें ऐसे ही क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है। करो बेटा इसको नोट कर लो जल्दी से। तो अब देखो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा अगेन ये 3 मेटलिक प्लेट्स हैं इसमें चार्ज दिया हुआ है Q माइनस Q इस पे मान लेते हैं 4Q ठीक है ना। अब अपने को दोबारा से क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है चार्जेस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना बेटा। तो आप देखो जरा सबसे पहले तो अपन क्या करें आउटर सरफेस पे चार्ज लिखें इस पे है प्लस Q इस पे है 4Q और इस पे है माइनस Q ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें सबका ऐड करके और डिवाइडेड बाय 2 करें तो Q प्लस 4Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 तो Q से Q कैंसिल कितना आया बेटा 2Q। तो अब ये जो 2Q चार्ज है ये इस वाली प्लेट के आउटर सरफेस पे और इस वाली प्लेट के आउटर सरफेस पे जाएगा तो ये आ गया प्लस का 2Q और इधर भी आ गया प्लस का 2Q ठीक है ना। अब देखो इस पे 2Q है और यहाँ पे Q है तो अपने को क्या करें कि ताकि आंसर 2Q हो जाए 2Q में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ताकि आंसर Q हो जाए। तो देखो 2Q में से अगर माइनस Q लिख दूं यहाँ तो 2Q माइनस Q तो कितना है प्लस का Q तो सही है। अब यह माइनस Q है तो यहाँ कितना आएगा बेटा प्लस का Q ठीक है ना। आप देखो 4Q में से Q तो ये रहा अब अगर Q और तो इधर कितना जाएगा प्लस का 3Q क्यों आएगा देखो 3Q प्लस Q करो तो 4Q आ रहा है 2Q माइनस Q करो तो कितना आ रहा है Q आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस 3Q है तो यहाँ कितना आना चाहिए माइनस 3Q। अब चेक कर लो माइनस 3Q प्लस 2Q देखो माइनस का Q आ रहा है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बेटा चार्जेस को। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस वैरायटी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है ना बेटा। अब इसको नोट कर लो फिर अपन और एक दो टाइप के क्वेश्चन और करते हैं करो जल्दी से नोट। देखो अब नया क्वेश्चन क्वेश्चन है बेटा टू शेल्स है ये है फर्स्ट शेल और ये है सेकंड शेल ठीक है ना। 2 शेल है बेटा अपने पास इस पे चार्ज है माइनस 3Q आउटर सरफेस पे और इस पे है Q इसको चार्ज दिया है इसकी रेडियस है R और इस बड़े वाले की रेडियस है 2R ठीक है ना बेटा। और उसने पूछा है कि अगर इन दोनों स्फेरिकल शेल को वायर से कनेक्ट कर लें फाइंड आउट द चार्जेस ऑन ईच स्फीयर आफ्टर दैट। अगर हम इन दोनों के दोनों स्फीयर को किसी वायर से कनेक्ट कर दें बेटा ठीक है ना तो वायर से कनेक्ट करने के बाद इन दोनों पे कितना चार्ज बचेगा क्यों
क्योंकि देखो देखो बेटा, टू स्पेयर्स को अगर अपन वायर से कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अभी ये छोटा वाला स्पेयर है, इस पे चार्ज है Q, ये बड़ा वाला स्पेयर है, इस पे चार्ज है -3Q, तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, इसका पोटेंशियल कुछ है, इसका पोटेंशियल कुछ है, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है। तो बेटा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों स्फीयर्स के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर दोनों स्फीयर्स को अपन किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। तो कब तक फ्लो होता है, जब तक कि दोनों सरफेसेस का, दोनों कंडक्टर्स का जो चार्ज है वो क्या ना हो जाए बेटा, सेम ना हो जाए। तो लॉजिक भी यही है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले का वो लिखेंगे पोटेंशियल और इस वाले का पोटेंशियल लिखेंगे और उन दोनों क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। कब करेंगे, आफ्टर सम टाइम। जैसे ही इसको वायर से कनेक्ट किया तो थोड़ी देर बाद चार्ज का क्या होगा बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज आएंगे उससे फिर अपन पोटेंशियल को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा कि जो अंदर वाली जो सरफेस है, ये जो स्फीयर है, इसकी जो अंदर वाली सरफेस है, इस पे बाद में चार्ज आ गया Q, सॉरी X आ गया, मान लेते हैं इस पे चार्ज आ गया, मान लेते हैं X, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हो सकता है कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ हो या यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, वो अपने को मालूम नहीं है, वो डिपेंड करेगा हायर पोटेंशियल किसका है। तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा और वो अभी अपने को कुछ देखना भी नहीं है। अपने को तो अभी ये पता करना है कि इस पे चार्ज कितना होगा फाइनली, और फाइनली इस पे चार्ज कितना होगा। अब देखो बेटा, इस पे मान लेते हैं X है, अब इस पे कितना हो जाएगा, -2Q, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन करेंगे ना बेटा। तो बिफोर चार्ज कितना था, -3Q, ठीक है ना, सॉरी माइनस का 2Q। तो इस पे अपन रखे -3Q + Q, तो कितना आया, -2Q। और इस पे मान लिया कि इस पे चार्ज कितना हो गया, फाइनली X चार्ज हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल लिखेंगे और इसका पोटेंशियल लिखेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन लिखें पोटेंशियल, लिखें बेटा इनसाइड वाली शेल का पोटेंशियल लिखें, पोटेंशियल ऑफ इनसाइड वाली सेल, ठीक है ना। इसकी रेडियस कितनी है, R है, और बड़े वाले की रेडियस है 2R, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अब इनसाइड वाले पे पोटेंशियल लिखना है। तो देखो इनसाइड पे चार्ज कितना है, X, तो इस X चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा उसको, KQ/R होता है, तो KXY, इसकी रेडियस कितनी है, R प्लस। अब इस पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, इस पे बाहर चार्ज कितना है, -2Q, है ना। 2Q में से X चला जाएगा ना, X गायब होगा, क्योंकि नेट चार्ज पे बिफोर कितना था, -2Q। अब -2Q में से X यहाँ चला गया, तो यहाँ इसमें से -X होगा, ठीक है ना। तो -2Q माइनस, दोबारा बोल रहा हूँ, पहले टोटल चार्ज कितना था बेटा, -2Q, दोनों शेल को मिला के नेट चार्ज कितना है, -3Q + Q, कितना आया, -2Q। तो नेट चार्ज कितना है, -2Q, ठीक है। अब उस 2Q -2Q चार्ज में से मान लेते हैं X चार्ज यहाँ बचा, तो यहाँ कितना बचा, -2Q - X, इतना बचा, ठीक है ना। तो अपन ने अभी इसके कारण लिखा, अब इसी पे लिखेंगे इसके कारण, बाहर वाले कारण। तो इनसाइड वाले पे लिख रहे हैं, इनसाइड पे दोनों स्फीयर के कारण होंगे बेटा, एक तो खुद के कारण होगा और एक बड़े वाले के कारण भी होगा। तो अपन ने खुद के कारण लिख लिया अभी, KX/R। अब बड़े वाले के कारण लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, KQ/R होता है, तो K -2Q - X/R। बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 2R। तो ये लिखा हमने पोटेंशियल ऑफ इनसाइड शेल। इन अंदर वाली जो शेल है उस पर पोटेंशियल कितना है, इतना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो V इनसाइड इज इक्वल, देखो KX/R, K -X/2R, है ना। तो क्या मिला अपने को, KX/2R, ठीक है ना। और माइनस का 2KQ/2R है ना। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं बेटा K/2R X - 2Q, K/2R
x माइनस 2q, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया v इनसाइड, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखें आउटसाइड वाले पे कितना होगा। नाउ आउटसाइड वाले स्फीयर पे कितना चार्ज, वो पोटेंशियल होगा आउटसाइड वाले पे। तो देखो आउटसाइड पे एक तो खुद के कारण भी होगा और एक इसके कारण भी होगा, है ना। तो देखो पहले तो खुद के कारण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k माइनस 2q माइनस x अपॉन 2r, ये तो खुद के कारण है। और अंदर वाले कारण लिखेंगे, देखो अंदर वाले स्फीयर के लिए तो ये आउटर पॉइंट है ना। तो क्या लिखेंगे, प्लस का k x बाय 2r, क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 2r है अंदर वाले के लिए, तो 2r लिखा। अब देखो k माइनस एक्स बाई 2r और k प्लस एक्स बाई 2r, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो v आउटसाइड कितना आएगा अपने पास, माइनस 2q बाय सॉरी माइनस 2kq बाय 2r बचेगा, है ना। तो अब अपने को इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। अपने को तो v1 दोनों जो शेल्स हैं उनके पोटेंशियल को क्या करना है, इक्वेट करना है। क्यों, क्योंकि चार्ज तभी तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब जैसे ही अपन वायर को कनेक्ट करेंगे चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, थोड़ी देर बाद इस पे x चार्ज आ जाएगा, तो इस पे कितना बचेगा, माइनस 2q माइनस x चार्ज बचेगा, ठीक है ना। और फिर फ्लो होना रुक जाएगा, जैसे ही फ्लो होना रुकेगा वैसे ही इन दोनों के पोटेंशियल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अपन ने दोनों के पोटेंशियल लिख लिया, अपन क्या करें, इन दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन v इनसाइड इज इक्वल टू v आउटसाइड करना है बेटा, है ना। तो ये कितना है अपने पास, देखो इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ, k x बाय 2r माइनस 2kq बाय 2r इज इक्वल टू माइनस 2kq बाय 2r, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, इधर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो जरा, तो देखो बेटा इसको उधर पहुंचाएं तो 0 हो गया, तो kx बाय 2r की वैल्यू आ गई। देखो ये माइनस का था, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, 0, तो हो गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब अगर x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना, तो ये तो इनर शेल पे चार्ज हो गया, चार्ज ऑन इनर शेल। अब अपने से पूछे चार्ज ऑन आउटर शेल, चार्ज ऑन आउटर शेल। अपन ने इनर शेल पे तो x ही माना था बेटा, उसकी वैल्यू 0 आ गई। मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद इनर शेल पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, कोई चार्ज नहीं बचेगा। और चार्ज ऑन आउटर शेल कितना आएगा बेटा, वो अपन ने लिखा था माइनस 2q माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2q माइनस 0, मतलब माइनस 2q। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। इनर शेल पे चार्ज कितना आ जाएगा, 0, और आउटर शेल पे चार्ज आ जाएगा माइनस का 2q। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक और वैरायटी करवाता हूँ इसी टाइप की, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कर लो जल्दी से नोट बेटा। अब देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, 2 conducting spherical shells of radius r and 2r carry charges minus q and plus 3q respectively. How much charge will flow into the earth if the inner shell is grounded? मतलब अब क्या किया है बेटा, पहले तो वायर से कनेक्ट किया था, तो वायर से कनेक्ट किया था तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो अपन ने चार्ज की वैल्यू निकाली थी। अब क्या किया है इन्होंने, इनर शेल को ग्राउंड कर दिया। इनर शेल को ग्राउंड करने का मतलब, ग्राउंड का सिंबल होता है बेटा ये, कि ये इसको पकड़ के ऐसे अर्थिंग कर दी, इसकी ग्राउंड कर दिया मतलब अर्थिंग कर दी, ठीक है ना। अब अर्थिंग करने का मतलब होता है जिसको अर्थिंग करते हैं ना उसका पोटेंशियल हो जाता है 0। क्या हो जाता है बेटा, उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनर शेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, ये तो क्वेश्चन ही दिया है, अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो ये करते हैं सॉल्यूशन। तो अपने को बेटा ये दिया हुआ है आउटर शेल और ये दिया हुआ है इनर शेल, ठीक है ना। इसको कर दिया ग्राउंड, इसकी रेडियस है कैपिटल R, इसकी रेडियस है 2r, ठीक है ना बेटा।
इसको अपन ने ग्राउंड कर दिया। अब इस पे तो 3Q चार्ज था, तो ये तो यही रहेगा, क्योंकि वायर से कनेक्ट थोड़ी किया है कि भाई चार्ज यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ फ्लो जाएगा, वायर से तो कनेक्ट किया नहीं है। तो बाहर वाले जो शेल है उस पर तो चार्ज वही रहेगा जो पहले था। तो पहले कितना था, 3Q था, तो अभी भी कितना रहेगा बेटा, 3Q ही रहेगा, ठीक है ना। अब अंदर वाले को क्या किया अपन ने, ग्राउंड किया है। तो अंदर वाले में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। कब तक होगा, जब तक कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो मान लेते हैं कि बेटा इस पे चार्ज आ गया x, फाइनली कितना चार्ज आ गया, x आ गया फाइनली। पहले कितना था, -Q, अब कितना आ गया, मान लो x आ गया। तो अब क्या होगा बेटा, जैसे इसको ग्राउंड करेंगे तो पोटेंशियल ऑन इनर शेल शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो अपन लिखें पोटेंशियल ऑन इनर शेल शुड भी जीरो। क्यों किया, क्योंकि इसको ग्राउंड कर दिया, तो इसका पोटेंशियल क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो v इनसाइड लिखेंगे, एक तो x के कारण होगा तो क्या लिखेंगे, kx/r, फिर 3Q के कारण भी होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस k इंटू 3Q/2r। इसकी वैल्यू क्या करें, जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, ठीक है ना। तो देखो kx/r इज इक्वल टू माइनस k 3Q/2r। तो k से k कैंसिल, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3Q/2। x की वैल्यू कितनी आई, -3Q/2। मतलब ये जो चार्ज है ना, फाइनली चार्ज इस पे इतना हो गया। अब अपने से पूछा कि इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है ना। तो अपन लिखें इंक्रीज इन चार्ज, द चार्ज दैट हैज इंक्रीज्ड। देखो देयरफॉर द चार्ज दैट हैज इंक्रीज्ड, कितना चार्ज इंक्रीज हुआ, इज इक्वल टू। तो देखो फाइनल चार्ज कितना है बेटा, -3Q/2, और इनिशियल कितना था, -Q। तो क्या लिखें, फाइनल माइनस इनिशियल। चार्ज कितना इंक्रीज हुआ, तो उसको कैसे लिखेंगे, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो फाइनल चार्ज कितना आ गया, इतना। तो इसको लिखें फाइनल चार्ज, तो ये रहा, माइनस इनिशियल चार्ज कितना था इनर शेल पे, -Q था, तो ये लिखा -Q। तो कितना है बेटा, तो हो जाएगा -3Q/2 प्लस Q। तो कितना चार्ज आया, -Q/2। तो इतना चार्ज बेटा इसके पास फाइनली आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना इंक्रीज होगा, -Q/2। इतना -Q होगा तो अर्थ पे कितना जाएगा, अर्थ में जाएगा +Q/2। इसमें माइनस आया, ठीक है ना, तो अर्थ में कितना गया, प्लस गया, ठीक है ना। तो +Q/2 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये था अपना। तो देखो द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इनटू द अर्थ, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज into the earth is equal to प्लस Q/2 लिख दो, Q/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये बेटा अभी अपना अपन ने पढ़ लिया कुछ चीजें। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा अपन ने चार्ज, फिर पढ़ा अपन ने कूलम्स फोर्स, फिर पढ़ा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पढ़ी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद पढ़ा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में देखा वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन बाद में देखा हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बाद में देखा डाइपोल। अब डाइपोल के बाद में हम लोगों ने डाइपोल में भी सब सारी सिचुएशन देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, पोटेंशियल निकाल लिया, जनरल पॉइंट पे निकाल लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल लिया, एक्सियल पॉइंट पे निकाल लिया। ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने कुछ अलग टाइप के मैंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता ही चुका था, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ के बोली थी, तो जिसको लिखना था वो लिख सकते हैं। फिर मैंने बताई थी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। तो शील्डिंग क्या होता है वो मैंने अब कार वाला एग्जांपल दिया था आपको। फिर मैंने कुछ आपके अलग टाइप के क्वेश्चन किए। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक छोटा सा पार्ट और है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, मतलब कैपेसिटर में भी चार्ज फ्लो नहीं होता, कैपेसिटर में भी चार्ज रेस्ट पे ही होता है, ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर एक्चुअली एक ऐसी डिवाइस होती है
जो चार्ज को क्या करती है, स्टोर करती है। चार्ज को क्या करती है बेटा, स्टोर। एक काम करो, आप इसको पहले नोट कर लो, मैं इसको रफ करके फिर स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। करो उसको नोट जल्दी से। लेक्चर नंबर 41 ही चल रहा है, कैपेसिटेंस। टॉपिक कौन सा है बेटा अपना, कैपेसिटेंस टॉपिक है, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअली कैपेसिटेंस क्या होता है, सुनो। पहले तो कैपेसिटर क्या होता है उसको थोड़ा सा फील कराता हूँ, थोड़ी सी बात बताता हूँ, फिर देखो बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लोग बाइक चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं, तो जैसे ही इंजन को स्टार्ट करते हैं तो गियर डालने पे गाड़ी चलती है। तो जैसे ही अपन गियर डालते हैं तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट गियर डालते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट की और आपने फोर्थ गियर डाला और एकदम गाड़ी भागने लगी। गाड़ी चलना ही तब स्टार्ट करती है जबकि हम गाड़ी में स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर डालते हैं, ठीक है ना। तो बेटा फर्स्ट गियर क्या होता है, फर्स्ट गियर और फोर्थ गियर में क्या डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट गियर होता है, फर्स्ट गियर में पावर ज्यादा होती है, मतलब फोर्स ज्यादा लगाता है, स्पीड कम देता है, जिसको लोडिंग गियर भी बोलते हैं। फोर्थ गियर स्पीड वाला होता है, उसमें लोड कम होता है, कम लोड पे चला सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं लोडिंग गियर, जिसको बोलते हैं फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर लोडिंग गियर होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा पावर देता है। किसको देता है पावर, फोर्स लगाता है, किसके ऊपर लगाता है बेटा, कार के व्हील्स के ऊपर। तो गाड़ी जस्ट चलना स्टार्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि गाड़ी किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने में या चलाने में या मूव करवाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि बस जो होती है, बस जैसे मान लो किसी की खराब हो गई, बस रास्ते में चलते चलते बंद हो गई, ठीक है, अब अपने को धक्का देके स्टार्ट करना है। तो धक्का देने के लिए बेटा कई सारे लोग पीछे बस में धक्का देते हैं किसी बस को, ठीक है, मान लो 10 लोग धक्का दे रहे हैं। अब स्टार्टिंग में तो बहुत ताकत लगाते हैं 10 लोग, जैसे ही लेकिन बस चलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब जैसे ही थोड़ा सा लुढ़कना स्टार्ट हो जाती है, रोल करना स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही 5-6 लोग गायब हो जाते हैं पीछे से। वो समझ जाते हैं कि जैसे अब ये चलना चालू हो गई, मतलब लुढ़कना चालू हो गई ना, तो अब ये आराम से धक्का दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा किसी भी बॉडी को जस्ट मूव करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मतलब चलना चालू करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वो फोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक बार चलना चालू कर देती है तो फोर्स फिर कम लगाना पड़ता है। तो यही फंडा है। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो व्हीकल्स है उनको चलाने के लिए अपने को फर्स्ट लोडिंग गियर होता है ना, क्योंकि उसको चलाना चलने के लिए स्टार्ट करना उसके लिए टफ होता है। एक बार मूव करना चालू कर गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कम फोर्स में भी मूव करने लगती है। तो जैसे व्हीकल्स में होता है वैसे ही बेटा क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में उसको जस्ट स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ आई। जैसे कि फैन को जब अपन चलाते हैं बेटा, स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है और फैन स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा अपन जो करंट अभी जैसे ही स्विच दबाते हैं तो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके पास, फैन के पास नहीं पहुंच पाती कि वो जस्ट रोटेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस नहीं होता, कैपेसिटर होता है, जिसको अपन मार्केट लैंग्वेज में कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है ना। कंडेंसर आपने देखा होगा, फैन की जो मोटर होती है ना ऊपर, उस पर एक छोटी सी डिब्बी लगी रहती है व्हाइट कलर की, वो डिब्बी को बोलते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर। मार्केट में जनरली उसको कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है ना। कंडेंसर या कैपेसिटर वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कैपेसिटर और कंडेंसर, ठीक है ना। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, ये क्या करता है बेटा, जो चार्ज होता है उसको पहले से होल्ड करके रख लेता है,
धीरे धीरे उसको अपने पास इकट्ठा कर लेता है और अंदर चार्ज को इकट्ठा कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने स्टोर कर लिया अपने पास। जैसे ही हम फैन को स्विच ऑन करते हैं तो फैन को रोटेट करवाने के लिए इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती सर्किट से कि वो रोटेट हो पाए, ठीक है ना बेटा। क्योंकि बेटा बॉडी देखो, फैन को चलाने के लिए हमेशा तो अपने को इतनी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो अपन सोचेंगे वायर में इतनी एनर्जी आए, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करवाते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं उसमें, क्योंकि बेटा फैन एक बार चालू हो गया ना फिर उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको मूव स्टार्ट करवाने के लिए जरूरत है उतनी एनर्जी की। तो क्या किया जाता है बेटा, जो कैपेसिटर होता है वो सर्किट में लगा दिया जाता है। अब कैपेसिटर क्या करता है, धीरे धीरे चार्ज होता रहता है अपने आप। जैसे फैन चलता रहता है ना, कैपेसिटर चार्ज होता रहता है। जैसे ही आप फैन बंद करोगे, ठीक है, अब अगली बार जब अपन चालू करेंगे फैन को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कैपेसिटर तो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। अब जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं वैसे कैपेसिटर एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है, पूरी की पूरी एकदम से कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी किसको डिलीवर कर देता है, फैन को कर देता है, ठीक है। तो फैन को कम टाइम में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, और मूव करना स्टार्ट कर दिया फिर अपने आप मूव करने लगता है। तो आपने देखा भी होगा बेटा, रियल लाइफ में आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हमारा जो फैन होता है उसको स्विच ऑन करने के बाद वो घूमता नहीं, चलता नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर अपन फैन का स्विच ऑन करने के बाद अगर किसी लकड़ी से या डंडे से उसको घुमा दें तो फिर घूमने लगता है वो क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है बेटा क्योंकि उस फैन का कैपेसिटर खराब हो चुका है, कंडेंसर खराब हो चुका है, जो उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता था स्टार्ट होने के लिए, वो खराब हो गई। अब आप उसको हाथ से अगर स्टार्ट कर देते हो, एक बार घुमा देते हो तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये है, तो कैपेसिटर का वर्क क्या है बेटा, पहली बात तो चार्ज को स्टोर करके रखता है, होल्ड कर लेता है चार्ज को, और जब जरूरत पड़ती है तो एकदम से डिलीवर कर देता है, एकदम से खाली हो जाता है। बात समझ आई। तो कैपेसिटर का मेन वर्क क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने छोटी सी बेसिक सी बात बताई जिसको आप थोड़ा सा फील कर सकते हो कि व्हाट इज कैपेसिटर, ठीक है ना। और इसी की बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बेटा कैपेसिटर क्या होता है, जो चार्ज को स्टोर करके रखता है, मतलब चार्ज रेस्ट पे ही होता है। मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, अभी चार्ज को फ्लो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, चार्ज रेस्ट पे ही रहेगा अभी भी। बात समझ आ गई ना। तो अब देखो बेटा अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक तो व्हाट इज कैपेसिटर, तो मैंने आपको देसी लैंग्वेज में समझाया कि कैपेसिटर एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अब कैपेसिटर तो होता है, कैपेसिटर की ये जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज को स्टोर करके रखने की, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले हेडिंग डाला अपन ने कैपेसिटेंस, अपना चैप्टर का नाम है कैपेसिटर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, हेडिंग डालो बेटा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिख दो, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a conductor is the measure of its ability to hold electric charge, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन है। तो कैपेसिटेंस क्या है कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। तो बेटा ये क्या है, किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई मान लो कोई कंडक्टर है, वो जितना ज्यादा चार्ज को अपने पास होल्ड कर सकता है, रख सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है,
ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसको मैंने दिया चार्ज Q। कितना चार्ज दिया? Q। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो दो कंडक्टर है, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा सा मान लेते हैं और एक बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको अपन चार्ज दें, इसको चार्ज दें और इसको चार्ज दें, तो मैक्सिमम कितना चार्ज रख सकता है? मैक्सिमम कितना चार्ज ये होल्ड कर सकता है, ताकि बाहर ग्राउंड जो एटमॉस्फेयर है उसमें लीकेज ना हो। जैसे कि मान लो ये छोटा सा क्या है, कंडक्टर है, ये छोटा सा कंडक्टर है। ये जो छोटा वाला कंडक्टर है, इसको मैं चार्ज देना स्टार्ट करूं, चार्ज देना स्टार्ट करूं, चार्ज देना स्टार्ट करूं, चार्ज दे रहा हूँ धीरे धीरे इसको चार्ज दे रहा हूँ। वो जो चार्ज दे रहा हूँ वो इसके स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे में, ठीक है ना। कंडक्टर है ना, कंडक्टर की पूरी स्फीयर पे फैल जाएगा, सरफेस एरिया पे फैल जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको चार्ज देना स्टार्ट किया, थोड़ा सा चार्ज दिया, फिर थोड़ा सा चार्ज दिया, फिर थोड़ा सा चार्ज दिया, फिर थोड़ा सा, कब तक दूं, कब तक चार्ज दूं भाई? तो बेटा जैसे जैसे अपन इसको चार्ज देते जाते हैं, इसकी सरफेस पे चार्ज फैलता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि बेटा ये जो चार्ज है ये लीकेज होना स्टार्ट कर देता है इस पे, सरफेस पे। क्योंकि देखो बेटा, जैसे मान लो एक बकेट है, बकेट पे आप कोई चीज डालो, धीरे 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 डालना चालू करो तो उस पर इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन बकेट जब पूरी भर जाएगी तो वो तो भर गई। अब भरने के बाद देखो बेटा, बकेट भर गई, भरने के बाद भी आप उसमें मान लो आटा डालो, तो आटा डाल रहे हो, आटा डाल रहे हो, आटा डाल रहे हो, तो एक पहाड़ जैसा बन जाता है ऐसा। और एक लिमिट ऐसी आती है कि अब उसके बाद अगर आप आटा डालते हो तो वो पहाड़ पे नहीं ठहरता, वो नीचे स्लिप होके नीचे गिर जाता है। वही सिचुएशन है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो अभी जैसे मैंने वो बताया आपको, जैसे कि मान लो ये अपने पास बेटा एक बाउल है, ये बाउल है, इसमें मैंने आटा भरा, मान लेते हैं गेहूं का आटा, ये मैंने भर दिया। अब भर गया ये, तो मैं इसको आटा दे रहा हूँ, ये भरता गया भरता गया भरता गया भर गया। अभी और आटा दे रहा हूँ मैं इसको, तो आटा दूंगा तो आप देखोगे इसके ऊपर एक ऐसा पहाड़ सा बन जाएगा, धीरे धीरे इकट्ठा होके, है ना, इस ऐसा पूरे पे। अब इस पे और अगर मैं आटा डालूं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब इस पे आटा डालने पे वो ऐसे ऐसे स्लिप होके नीचे गिर जाएगा ग्राउंड पे। समझे कि नहीं समझे? तो यही ऐसी ही लिमिट बेटा किस में आती है, कंडक्टर में आती है। कंडक्टर को जब अपन चार्ज देते जाते हैं, चार्ज देते जाते हैं, चार्ज देते जाते हैं, तो कितना चार्ज दें? तो कंडक्टर की भी बेटा एक कंडीशन ऐसी अचीव होती है कि उसके बाद एक लिमिट के बाद कंडक्टर को जब अपन चार्ज देते हैं तो वो जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। वो अपन आगे पढ़ेंगे, कोरोना डिस्चार्ज नाम से पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो अपन पढ़ेंगे बेटा आगे, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज होना चालू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, हर एक कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, चार्ज को स्टोर करने की। उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। तो ये तो डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अपन मैथ्स पे आते हैं थोड़ी। देखो मान लो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको हमने Q चार्ज दिया। अब आप जानते हो बेटा, कंडक्टर को Q चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। पोटेंशियल क्या होता है? कि Q बाय R। जैसे जैसे आप पोटेंशियल दोगे, सॉरी जैसे जैसे आप चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहां से आप बेटा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना चार्ज दोगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या है? चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, और V क्या है? पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब हम किसी बॉडी को जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो आगे लिखें, तो Q इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, C भी लिखा, है ना। यहाँ पे C क्या है बेटा? वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस।
C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है ना। अच्छा, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इसका क्या बन गया फॉर्मूला, ये इसका बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना। चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज देखो बेटा कि जैसे जैसे अपन चार्ज को बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ता है ना। चार्ज को जैसे जैसे बढ़ाते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है। अच्छा, तो इसमें देखो अपन इसमें लिख सकते हैं बेटा, इसको देखो Q इज इक्वल टू सी भी आया। तो देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, देखो अगर V की वैल्यू V की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब V की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए, तो जितना चार्ज अपन उसको देंगे, किसको, कंडक्टर को, उतनी ही उसकी कैपेसिटी होगी। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कैपेसिटेंस को, किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए या किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होता है, वही चार्ज उस कंडक्टर की क्या कहलाती है बेटा, कैपेसिटी कहलाती है, मतलब कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है ना। तो इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज, इसलिए सेकंड डेफिनेशन आप लिख लेना, मैं बोल के सुना रहा हूँ, आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा। Hence the capacitance of a conductor may be defined as the charge required to increase the potential of the conductor by unit amount. Charge required to increase the potential of the conductor by यूनिट अमाउंट, ठीक है ना बेटा। तो एक डेफिनेशन अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे V की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना करंट, जितना चार्ज देना पड़ती है, उतना ही क्या होता है उसका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये बात है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखो बेटा, जैसे कि V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो यहां से देखें अगर अपन R इज इक्वल टू V बाय I होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय I होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर ध्यान हो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ये कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है। तो कौन कौन के ऊपर करता है बेटा, फर्स्ट करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, उसी को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक से, ठीक है ना। दूसरा आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। थर्ड आपने देखा होगा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। क्या आप बोलते हो कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, क्या आप बोलते हो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कंडक्टर, नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना बेटा। तो फॉर्मूले में देखने पर लग रहा है अपने को R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, नहीं, समझे। तो ये धोखा है, इस बात का ध्यान रखो बेटा, जैसा धोखा यहाँ है वैसे ही धोखा यहाँ है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V में C के फॉर्मूले में Q और V आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मैं बताता हूँ सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर C के फॉर्मूले में चार्ज और वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है कैपेसिटी, ये बिल्कुल भी नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो ये धोखा है, इसका ध्यान रखो। जो कैपेसिटेंस होता है वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता डायरेक्टली, समझे कि नहीं समझे। किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके रीजन आने वाले टाइम में एकदम तो नहीं बता सकता ना सब कुछ,
आने वाले टाइम में बताऊंगा। अभी आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे सिस्टमेटिक फ्लो में, इसलिए यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। तो क्या है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। जैसे कि मान लो एक बाल्टी है हमारे पास, बकेट है, उसकी कैपेसिटी है 10 लीटर। क्या है? 10 लीटर। कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर। मार्केट में आप गए, उससे बोला कि भाई 10 लीटर की एक बाल्टी दे, उसने अपने को 10 लीटर की एक बाल्टी दी, ठीक है। तो क्या उसकी जो कैपेसिटी है वो उसमें भरे जाने वाले पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। उसकी कैपेसिटी तो इनबिल्ट है। वो किसकी प्रॉपर्टी है? बकेट की प्रॉपर्टी है। अगर बड़ी बकेट है तो ज्यादा कैपेसिटी है, छोटी बकेट है कम कैपेसिटी है। क्या उसके पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है कैपेसिटी? नहीं कर रही। उसको कैसे बनाया है, कितने वॉल्यूम का बनाया है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। उसमें भरे जाने वाले पानी के ऊपर थोड़ी डिपेंड कर रही है बेटा। पानी तो अपन उसमें कितना भी भर सकते हैं, 1 लीटर भर लो, तो क्या कैपेसिटी 1 लीटर है उसकी? नहीं है ना। कितने लीटर है? 10 लीटर है एक्चुअल कैपेसिटी। क्यों है? क्योंकि 10 लीटर का उसको बनाया है बनाने वाले ने। बात समझ आई? तो बेटा जैसे जो बाल्टी होती है वो उसकी जो कैपेसिटी है वो उसमें भरे जाने वाले पानी या दूध के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो उसको कैसे बनाई गई है, कितनी वॉल्यूम, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इन द सेम वे जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसमें कितना चार्ज भर सकते हैं, कितना चार्ज डाला, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटी तो क्या है? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। बात समझ आई? तो आई होप आपको ये जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया इससे ही मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे रेजिस्टेंस में V अपॉन I आता है, तो रेजिस्टेंस V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि कुछ और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन द सेम वे कैपेसिटेंस की फॉर्मूले में हालांकि चार्ज और वोल्टेज आता है, लेकिन कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपको बताता हूँ किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों करेगा, ये मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। अभी आप नोट डाउन कर लो इस चीज को, ठीक है ना। तो मैं बोल देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। मैं पॉइंट्स बोलता हूँ, आप नोट डाउन कर लो बेटा। नोट डाउन जरूर कर लेना, मक्कारी मत करना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, पहले तो हेडिंग डालो आप लोग, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये हेडिंग डालो, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। Capacitance depends upon the following factors. फर्स्ट लिखो बेटा, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप के ऊपर डिपेंड करता है और साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साइज का है। बड़ा अगर कंडक्टर है, जैसे बड़ी बाल्टी है तो ज्यादा पानी आ सकता है, ऐसी बड़ा कैपेसिटर है तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। तो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, किस शेप का है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कंडक्टर। कंडक्टर किस शेप का है इसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। कंडक्टर किस साइज का है इसके ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो बेटा, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम का नेचर मतलब परमिटिविटी, एप्सिलॉन के ऊपर, एप्सिलॉन आर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अगर मीडियम में रख देते हैं तो कैपेसिटी चेंज हो जाती है। तो सेकंड लिखो, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ब्रैकेट में लिख लेना परमिटिविटी, मतलब मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस मीडियम में उसको रखा है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना बेटा। थर्ड लिख लो आप लोग, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। अदर कंडक्टर के प्रेजेंस के ऊपर भी बेटा जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है। अब ये सारे फैक्टर्स कैसे डिपेंड करते हैं ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में अभी बताऊंगा, आने वाले टाइम में, ठीक है ना। तो अभी आप एक काम करो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को नोट कर लो, इसके फॉर्मूले को नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। करो इसको जल्दी से नोट। तो नोट कर लिया ना बेटा। अब देखो आगे अपन इसकी बेसिक सी बातें कर लेते हैं, कुछ यूनिट वगैरह की। देखो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो बेटा,
जो कैपेसिटर है अभी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जो मैंने आपको बताया। पहला कौन सा है, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। दूसरा कौन बताया, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मीडियम की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड क्या होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, अगर दूसरा कंडक्टर रख देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नोट डालो, एक स्पेशल नोट, और उसमें लिखो बेटा, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रहे, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो लिखो, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल एंड अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द कंडक्टर। कितना चार्ज रखा है इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता और अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना बेटा। अब देखते हैं अपन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो क्या है भाई इसकी यूनिट, देखो इसकी यूनिट फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू की अगर यूनिट देखें तो क्या लिखेंगे, कूलम, और इसकी देखें तो वोल्ट। तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा इसकी, कूलम पर वोल्ट, और इसको बोलते हैं फैराड। कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड। और ये जो फैराड है ये इसको साइंटिस्ट के नेम पे है, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल एफ से, साइंटिस्ट के नेम पे है ना, जो भी पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लिखेंगे फैराड, कैपिटल एफ से, ठीक है ना। तो देखो 1 फैराड की डेफिनेशन जो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ये 1 फैराड हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो बेटा, जो 1 फैराड है वो कैपेसिटेंस को मेजर करने की लार्ज यूनिट है। कैसी यूनिट है, लार्ज यूनिट है। अब ये क्यों है ये भी मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। मुझे सब ध्यान है कि मैं किसको पोस्टपोन कर रहा हूँ, किस मुद्दे को पोस्टपोन कर रहा हूँ, सब डिस्कस करूंगा, डरने की बात नहीं बेटा, है ना। देखो जरा, पहली चीज तो मैंने आपसे बोला कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इनको अभी आप लिख लो, ये मैंने बोला, आने वाले टाइम में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी आपके नोट सही फ्लो में बनेंगे, पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए यहाँ लिखवा दिया। अभी अगले लेक्चर में वक्त आने पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे डिपेंड करता है। ऐसे ही 1 फैराड जो है, 1 फैराड इज अ लार्ज यूनिट टू मेजर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को मेजर करने की ये लार्ज यूनिट है, इस चीज को भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग, आपको क्वेश्चन में भी ये चीज मिलेगी, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, ठीक है ना, और माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, मिलीफैरड, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ रिलेशन लिख लेते हैं, 1 मिलीफैरड कभी देगा तो 10⁻³ फैरड। 1 माइक्रोफैरड is equal to 10⁻⁻6 फैरड। 1 पिकोफैरड 10⁻⁻12 फैरड। ये रिलेशन है। आपको अधिकतर क्वेश्चन इसी के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना। अधिकतर माइक्रो के फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं कि कोई कैपेसिटर दे दिया, उसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 2.5, इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो ये जो है कैसी यूनिट है, Farad is large unit of capacitance. Therefore, we use 1 millifarad, microfarad and picofarad and so on. ठीक है ना। तो इसको नोट करो, अपन डायमेंशनल फॉर्मूला भी लगे तो देख लेते हैं। देखो इसको नोट कर लो, पहले डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं फिर। अब देखो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो डायमेंशन लिखें तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V।
चार्ज तो चार्ज है, वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज का स्क्वायर हो गया। चार्ज को क्या लिख सकते हैं बेटा, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी, आई का मतलब एम्पियर और T का स्क्वायर, और वर्क को क्या लिख सकते हैं, M L स्क्वायर T माइनस 2। तो यहाँ से कैपेसिटेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला आया बेटा M माइनस 1 L माइनस 2 T रेज टू दी पावर 4 A 2। तो ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, कैपेसिटेंस। अभी अपन ने कैपेसिटर नहीं पढ़ा, कैपेसिटर को देसी लैंग्वेज मैंने आपको समझाया कि कैपेसिटेंस एक्चुअली होता क्या है, कैसी डिवाइस होती है, ठीक है ना। अब हेडिंग लिखो बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर, इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको। कंडेंसर और कैपेसिटर, कंडेंसर और कैपेसिटर। कंडेंसर मार्केट में यूज करते हैं वर्ड, कंडेंसर और कैपेसिटर, इसकी डेफिनेशन लिख लो, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज डेफिनेशन लिखो, देखो अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, डेफिनेशन लिख लो बेटा, अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium, separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electric energy, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है बेटा, ये सिंबल होता है कैपेसिटेंस का, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैसा है, अपने को यही पढ़ना है। और भी टाइप के स्पेरिकल वगैरह सिलिंड्रिकल भी होते हैं, वो है नहीं अपने सिलेबस में, स्पेरिकल थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन मेजर पार्ट क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऐसे अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर है, मतलब इसकी फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, मतलब इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है। जैसे मैंने बोला कि इसकी कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है, तो फिक्स है, तो ऐसा यूज करेंगे। और यही वर्ड यूज करते हैं, पर अपने वेरिएबल है भी नहीं। और अगर लेकिन बाई चांस कभी आपको ऐसा लगा मिल जाए, ये कैपेसिटर के ऊपर एरो ऐसे बना रहे हैं, तो ये होता है बेटा वेरिएबल कैपेसिटेंस, मतलब ये चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर पढ़ा अपन ने, इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब इस मुद्दे को अपन नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 क्वेश्चन आते हैं, आज मैं वही देख रहा था, 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डायरेक्ट आते हैं और कैपेसिटेंस से 1 क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन आना, समझ रहे हो ना, 45 में से 4 क्वेश्चन आना, लगभग आप ही मानो कि 4 क्वेश्चन आना, ठीक है ना। तो लगभग कितना 10% हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ध्यान रखो इस बात का, बहुत बड़ा वेटेज है और बहुत बढ़िया स्मूथ चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो और टेस्ट अच्छे से रिवाइज करके दो बेटा। आप पढ़ रहे होगे, डाउट सेशन अपना जो होता है शाम को, ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो। मैं बस पढ़ाए जा रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए। कम से कम फिजिक्स में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अभी स्टार्टिंग में आया था, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं फ़ोन पे बात करूँगा, आप कुछ बच्चों को फ़ोन लगा के बात करेंगे तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना बेटा। चलो कर लो इसको नोट करो।